नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान में हाजिर हूं। उस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के हवाले से अहमियत रखती है। चलिए शुरुआत करें। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के बाद इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हरियाणा में 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी ने भी अभी से हरियाणा के विधानसभा के रण को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि पिछले 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी की हरियाणा में लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस उम्मीदों के मुताबिक अच्छी नहीं रही और उसे 2019 के चुनाव के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हो गया। इसके बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अलर्ट मोड पर है और अभी से विधानसभा चुनाव पर उसका फोकस शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। उनके साथ ही त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव कुमार को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। तो अब बीजेपी की नजर पूरी तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर है। जो नुकसान बीजेपी को लोकसभा में हुआ है, वो नुकसान विधानसभा में ना। देश में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया और कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। इसके बाद सियासत तेज हो चली है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और लिखा कि ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। तो अब ईवीएम को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने ईवीएम मशीनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया है, जिसकी जांच करने की इजाजत किसी को नहीं है, जिसका जायजा लेने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर लिखा है कि टेक्नोलॉजी से समस्या भी होती है। तब राहुल के बयान के बाद सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं और ईवीएम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाता है तो एकमात्र सुरक्षा चुनावी प्रक्रियाओं में ही निहित होती है, जो जनता के लिए पारदर्शी होती है। ईवीएम वर्तमान में एक ब्लैक बॉक्स है। चुनाव आयोग को या तो मशीनों और प्रक्रियाओं की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। तो ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। बीजेपी पर राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर निशाना साधा। दरअसल एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर एक पोस्ट किया था और उसके बाद ही कांग्रेस और तमाम विपक्ष सरकार पर ईवीएम मशीनों को लेकर हमलावर है। सरकार की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जहां विपक्ष ने ईवीएम के जरिए जीत हासिल की है तो वहां उन्हें कोई एतराज नहीं होता और जिन सीटों को वो लूज करते हैं, जहां उन्हें हार मिलती है, तो उसके बाद ईवीएम को लेकर विपक्ष की नाराजगी जाहिर होती है। विपक्ष को ईवीएम भरोसे के काबिल नहीं। इधर विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी विपक्षी नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर तुम जीते तो ईवीएम हीरो और अगर तुम हारे तो ईवीएम जीरो। भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जहां महाविकास अघाड़ी की जीत हो गई वहां ईवीएम ठीक हो गई और जहां उनकी हार हो गई वहां ईवीएम पर सवाल खड़े करना कौन सी हरकत है। राहुल गांधी खुद 2 जगह चुनाव जीते हैं। अगर वो ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो वो जहां से जीते हैं वो सीटें उन्हें छोड़नी चाहिए। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं तो ईवीएम मशीन
उधर बराबर थी, उधर बराबर थी। तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है। ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते 16 जून को कहा था कि विपक्ष की रणनीति है और इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इसे लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तीखे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है प्रशासन के माध्यम से। और मुंबई का नॉर्थ वेस्ट का चुनाव परिणाम उसका एक ज्वलंत उदाहरण है किस प्रकार से ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है। विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आदि में ट्रेनिंग की व्यवस्था चल रही है। 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। चुनाव लोकतंत्र में महत्वपूर्ण पर्व होता है। चुनाव के बाद हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहां हिंसा हुई है वो हमारे ध्यान में है और सरकार सचेत। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके लिए बीपीएनआरडी ये भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारी जो जुडिशियल एकेडमी जगह जगह हैं, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल है, हर राज्य में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उन सब जगह इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा होना है, एफएसएल की जो लेबोरेटरीज ज्यादा बढ़ानी है। लुधियाना में अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि मेरा राहुल गांधी को राय है कि राय बरेली की सीट रखनी चाहिए। राहुल गांधी के पिता और माता दोनों ने वहां से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी तो पूरे हिंदुस्तान से लड़ सकते थे, लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति के पास एक ही सीट रह सकती है। निजी राय है कि उनको रायबरेली रखना चाहिए कि उनके दादा की कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी दादी वहाँ लड़ी, उनके पिताजी वहाँ लड़े, उनकी माताजी वहाँ पे लड़ी, तो मेरी दिली इच्छा है कि वो वहाँ पे चले। साउथ में नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको नहीं, साउथ में क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उन्होंने वोट किया। नहीं, धोखा की क्या बात होती है? भी राहुल जी पूरे हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या है? यहाँ भी लोगों की डिमांड थी, यहाँ भी लड़े, वायनाड भी डिमांड थी, वहाँ भी लड़े। तो लोकतंत्र में सीट तो एक ही रख सकता है ना आदमी, ठीक है। निर्णय उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही होगा, चाहे रायबरेली का हो चाहे वायनाड का हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या जाने वाली बस को पुलिस डीएवी स्कूल अंबाला शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लाभार्थी अयोध्या जाएंगे और वहां श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर हमें मिला है, ये सौभाग्य की बात है। इस दौरान विरोधियों पर भी उन्होंने निशाना साधा। लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे। अंबाला में सिंह सैनी ने अयोध्या बस रवाना करने के बाद सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी। लाखों लोग इस योजना का हरियाणा में लाभ लेंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत जो शख्स पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हें पहले आओ पहले पाओ के तहत 60% सब्सिडी केंद्र और 50% सब्सिडी
हरियाणा सरकार देगी। सीएम ने कहा कि इस योजना से गरीबों को जहां फ्री बिजली मिलेगी और बिजली की बचत भी होगी। साथ ही सीएम सैनी ने विरोधियों पर भी हमला किया। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होता था। मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतने पर सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार कांग्रेस की आंधी चल रही है और आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में 90 में से 85 सीटें जीतने का काम करेगी। साथ ही कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही होता तो पार्टी 8 से 10 सीटें भी जीत सकती। संगठन होगा, उसमें एम्बिशन होते हैं लोगों के अपने अपने, तो उसका अपना अपना एम्बिशन रखते हैं, लेकिन संगठन का हिस्सा होते हैं। यहाँ भी ठीक है, अपने मुझे लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको लगेगा आप आगे बढ़ें, लेकिन हैं तो हम अपनी पार्टी के दायरे। मैंने कहा आ सकती हैं। सीएम ना हम तय कर सकते ना आप, सीएम हाईकमांड तय करती है। हमारा सबका प्रयास ही होना चाहिए कि हम पूरे प्रचंड बहुमत की ओर मेहनत करें, और जो लोगों की हवा है उसमें मैं कह रही हूँ, लोगों का मूड देखते हुए मैं कह रही हूँ। कुमारी सैलजा के बयान पर कृषि मंत्री कृपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग अपनी पार्टी में अनुशासन नहीं रख सकते वो देश को कैसे चला। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार, उसमें हम तो कुछ नहीं, उनकी पार्टी का मामला है, कौन दावेदार है कौन नहीं, उसका मैं कुछ लेना देना नहीं इस बात से। लेकिन जो लोग पार्टी में अनुशासन नहीं चला सकते वो देश में अनुशासन कैसे चला देंगे। जो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं करते, अपनी पार्टी की व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, वो देश और प्रदेश की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार, उसमें हम तो कुछ नहीं, उनकी पार्टी का मामला है, कौन दावेदार है कौन नहीं, उसका मैं कुछ लेना देना नहीं इस बात से। लेकिन जो लोग पार्टी में अनुशासन नहीं चला सकते वो देश में अनुशासन कैसे चला देंगे। जो उसकी व्यवस्था ठीक नहीं करते, अपनी पार्टी की व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, वो देश और प्रदेश की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर। नहीं, देखिए, मुख्य चरखी दादरी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ जहां धोखा किया, वहीं किरण चौधरी कुमारी सैलजा ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इसी तरह ये जो है ना, अब आगे टिकट करेंगे तो इनका ये हाल होगा, भगवान देखता है। हुड्डा साहब मैं तो इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करा करता, मैं बहुत या तो चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक में या हुड्डा को दी थी, पर मेरे को अब पता लग गया कि हुड्डा बड़ी आदमी नहीं है। जैसे तो सुना मेरी फांसी पर कर दे, मेरे साथ धोखा किया उस आदमी ने, मैंने उसके साथ धोखा नहीं। तो इसी तरह ये जो है ना, अब आगे टिकट करेंगे तो इनका ये हाल होगा, भगवान देखता है। हुड्डा साहब मैं तो इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करा करता, मैं बहुत या तो चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक में या हुड्डा को दी थी, पर मेरे को अब पता लग गया कि हुड्डा बड़ी आदमी नहीं है। जैसे तो सुना मेरी फांसी पर कर दे, मेरे साथ धोखा किया। सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सोनीपत लोकसभा के तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कुमारी सैलजा के बयान, सोनीपत लोकसभा से किसी लोकल नेता को टिकट दी जाती तो वो ज्यादा वोटों से जीतता, इस बयान पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कुमारी सैलजा बड़ी नेता है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, हो सकता कोई हमसे बढ़िया नेता होता है। ये तो पार्टी है, इसमें हर तरह के नेता हैं। मैं अपने आप को कहूँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ था, ये कहना गलत होगा। बहुत बड़े बड़े नेता हैं पार्टी में, कोई और हो सकता था मेरे से भी ज़्यादा वोट लेके आ सकता था, लेकिन सोनीपत की जनता का मैं आभारी हूँ। ये जिताने का काम सोनीपत जनता ने किया, जींद की जनता ने किया। जो भी क्षेत्र हैं, 3 जींद के थे, 6 सोनीपत के, 9 के 9 क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, हो सकता कोई हमसे बढ़िया नेता होता है। ये तो पार्टी है, इसमें हर तरह के नेता हैं।
सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के विरोध के चलते हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ जननायक जनता पार्टी को भी विरोध झेलना पड़ा है। हरियाणा में अगले हफ्ते तक कार्यकारिणी का गठन किया जाए। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आंकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी। जिस प्रकार एन मौके पर जेजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आंकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान जेजेपी को ही होगा। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और अब विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई। हरियाणा में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी में जुट गई है। अनुराग ढांडा ने बताया कि 30 जून को हरियाणा में चरखी दादरी में सुनीता केजरीवाल आएंगे, जहां से विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा आप अकेले लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को हर विधानसभा में हर बूथ पर मजबूत करेगी, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर इससे इंकार भी करते हुए नजर नहीं आए। एक एक बूथ पर हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सवालों को हर प्लेटफॉर्म पर पूछेंगे और बहुत जल्द लोगों के बीच में उन रियल मुद्दों को लेकर के पहुंचेंगे जिनके ऊपर हरियाणा की राजनीति होनी चाहिए, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोगों का काम नहीं किया, लोगों के उन मुद्दों के ऊपर सार्थक तरीके से काम नहीं किया। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद। दिल्ली में जल संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसको लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। आज फिर दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। पानी को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी। दिल्ली में कल भी मटका फोड़ प्रदर्शन दिल्ली में कई जगह पर किया गया था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदर्शन से बात बनेगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली में पानी के लिए लोग तरस गए हैं। टैंकर्स से इलाकों में पहुंचते ही लोगों की भीड़ टैंकर्स पर टूट पड़ती है। इसके बावजूद पानी की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई महीनों से राजधानी पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रही। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की तरफ से प्रायोजित जल संकट चल रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश। दिल्ली जल संकट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं। वो अपने गिरबान में झांके। वो 10 सालों से दिल्ली में थे, उन्हें पानी के बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए था। वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पानी कम दिया जा रहा है। दिल्ली की सरकार ने झूठ बोला, लोगों को कोई सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया और भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रही। मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने का काम करें। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नज़रें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नज़र फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर।
और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पानी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए खास प्रबंध होने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि प्रदेश जल संकट से गुजर रहा है। पानी की आपूर्ति पूरे प्रदेश में प्रभावित है। पर्यटन सीजन चल रहा है, लेकिन हर जगह पानी की कमी से लोग परेशान हैं। इस संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर 4 से 5 दिन में पानी आ रहा है। कई जगह पर हालात और भी बुरे हैं। पूरे प्रदेश का यही हाल है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। सरकार इस जल संकट को हल करने के लिए गंभीरता से काम नहीं कर रही। कांग्रेस पर निशाना साधा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पूरी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन सरकार मस्त। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। अब कांग्रेस को देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी पहले ही अपने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर इस्तीफा देने वाले नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया। नालागढ़ में कृष्णलाल ठाकुर, हमीरपुर में आशीष शर्मा और देहरा में होशियार सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं। 10 जुलाई को वोटिंग होगी उपचुनाव के लिए और आपको बता दें कि 13 जुलाई को नतीजे सामने आ जाएंगे। कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक देहरा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम फाइनल होना बाकी है और इसके बाद फिर पता चलेगा कि आखिर किस तरह का मुकाबला हिमाचल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में नजर आएगा। लेखिका अरुंधति रॉय के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अरुंधति रॉय ने जो भी कहा है वो पूरी तरह से गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर कोई इसमें दरार डालना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन सवाल ये मामला 2010 का है और पिछले 10 सालों से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है। वो इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों थे? 10 साल बाद जब कम बहुमत वाली सरकार बनी है तो ये फैसला राजनीतिक लगता है। देखिए, अब तक तो बार बार एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते जा रहे थे कि किसी तरीके का पेपर लीक का मामला नहीं, पर बिहार का जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है, बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो कह रहे हैं कि इंटरस्टेट गैंग है जो कलूड करके पेपर लीक कराता है। उनके पास प्रोसीडिंग चेक है, एडमिट कार्ड है, उनकी रिजल्ट जो है, मार्क्स जो है, वो भी उन्होंने बरामद की है। कन्फेशनल स्टेटमेंट है, 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और वैसे ही अब गुजरात से मामला सामने आ रहा है, जैसे कोचिंग क्लासेस और जो ब्यावर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं और युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र खोलने की घोषणा करता हूँ। देश के सम्मान, विकास के लिए, गरीबों, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा और योजनाओं का लाभ उठाना होगा। तो खूब आती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आपने देखा है, 2014 के बाद जो देश में जिस तरह से विकास की योजनाएं और गरीब कल्याण की योजना हो, क्या हमारे सीमाओं की सुरक्षा है, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आपने देखा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। वहीं भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने राज्य में भाजपा की बैठक पर कहा कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका आभार जताने के लिए और आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए बैठक हुई। मुद्दा नहीं है, हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में अनेकों अनेक पदों पर रहते हुए जिम्मेदारी दी गई है उसको वाखूबी निभाया है और 5 लोकसभा जिताने के अंदर उनकी मेहनत, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके धन्यवाद की बैठक है
और दूसरा आगामी कार्यक्रम काफ़ी आए हुए हैं और वो सब उनको बताया जाएगा और आगामी कार्यक्रमों की योजना बनेगी। कोई मुद्दा नहीं है। हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में अनेकों अनेक पदों पर रहते हुए जिम्मेदारी दी गई है उसको वाखूबी निभाया है और 5 लोकसभा जिताने के अंदर उनकी मेहनत, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व। इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें भी के साथ। नमस्कार।